जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं मधुमक्खी के अंदर इसका महत्व के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मधुमक्खियों का महत्व। मधुमक्खियों को महत्व को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जब मधुमक्खियों का महत्व के बारे में जब नाम सुनते हैं तो इससे हमें कौन कौन से फायदे प्राप्त होते हैं, उनका सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। उनके बाद में हम उसका एक पर्टिकुलर सेपरेट उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा और साथ में अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मधुमक्खियों के यदि हम महत्व की बात करें तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर आता है सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंस के अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है कौन? शहद, जिसको हम हनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना। सबसे पहले जो मधुमक्खी से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो कौन प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड पर आता है हमारे वैक्स आता है, जिसको हम मोम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोम के नाम से जानते हैं। मोम क्या होता है? जो छत्ता जो होता है वो किसका बना होता है? तो वो वैक्स यानी कि मोम का बना होता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना। वैक्स क्या होता है? तो और कुछ नहीं होता है। जो छत्ता जो बना हुआ होता है वो किसका बना होता है? तो वैक्स मोम का बना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड पर आता है इसके अंदर पोलिनेशन। क्या आता है? पोलिनेशन। ठीक है ना। ये भी इसका इंपॉर्टेंस होता है पोलिनेशन, जिसको हम परागण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम परागण के नाम से जानते हैं। ठीक है। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ पर आता है इसके अंदर कौन आता है? रॉयल जेली। क्या आता है? रॉयल जेली। ठीक है ना। और नंबर फिफ्थ की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा बी पोलन। क्या आ जाएगा? बी पोलन। ठीक है। और नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर हो जाएगा बी वेनम। क्या आ जाएगा? बी वेनम। ठीक है ना। बी पोलन और बी वेनम, ये जो 6 प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 6 के 6 जो होते हैं हमें किससे प्राप्त होते हैं? ये हमें मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 7 की। यदि हम बात करें तो नंबर 7 पर आ जाएगा हमारे क्वीन सब्सटेंस। क्या हो जाएगा? क्वीन सब्सटेंस आता है। एक आता है हमारे इसके अंदर ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से 7 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? मधुमक्खियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो इनमें अब हम एक एक करके देखते हैं। जो शहद जो होता है वो इसका संगठन यानी कि कंटेंट कौन कौन सा होता है, कंपोजिशन क्या क्या होता है इसके अंदर, वैक्स का किससे प्राप्त होता है, पोलिनेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो जानकारियां होती है उनके बारे में हमको सारी की सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस होता है। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं शहद के बारे में, इसका डिस्कशन करते हैं या इसका हम विवरण देखते हैं कि जो शहद जो होता है ये अल्टीमेटली इसका कंपोजिशन क्या होता है। जो श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वो इसको किस प्रकार से फूलों से प्राप्त करती है और किस प्रकार से शहद का निर्माण होता है, कहाँ पर इसको रखा जाता है, वो सारा का सारा चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर शहद के अंदर सबसे पहला आता है जो शहद जो होता है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है। जो शहद जो होता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? जो शहद जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है वर्कर बी के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो श्रमिक जो मधुमक्खी जो होती है उसके द्वारा हमारे जो शहद जो होता है वो बनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करते हैं, जो शहद जो होता है इसका रंग की बात करें या फिर जो शहद जो होता है वो कैसा होता है, जो शहद जो होता है कैसा होता है, तो ये हल्का बादामी होता है। कैसा होता है? ये हल्का बादामी रंग का होता है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? हल्का बादामी रंग का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो हल्का बादामी रंग का जो हमारा शहद होता है इसका यदि हम संगठन की बात करें यानी कि इसका हम कंपोजिशन देखते हैं कि इस कंपोजिशन के अंदर जल कितने परसेंट मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, खनिज लवण कितने परसेंट पाए जाते हैं, एंजाइम कितने परसेंट पाए जाते हैं, वो सारा इसका क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पॉइंट आता है वो आता है इसके अंदर संगठन के अंदर, और उसका नाम होता है हमारे इसके अंदर जो शुगर होती हैं वो कितने परसेंट पाई जाती है। इसके अंदर जो शुगर जो होती है वो कितने परसेंट इसके अंदर पाई जाती है। जो ओवरऑल हमारा जो शहद होता है उसका लगभग 78%, जो पूरा का पूरा जो शहद होता है उसका लगभग 78% क्या पाया जाता है? हमारे शुगर पाई जाती है। अब ये जो शुगर होती है शहद के अंदर वो 2 तरह की शुगर पाई जाती है। शुगर जो होती है शहद के अंदर वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो इसके अंदर पाया जाता है ग्लूकोज,
एक तो इसके अंदर जो शर्करा पाई जाती हैं वो क्या पाई जाती हैं, ग्लूकोज पाई जाती हैं, और दूसरी जो शर्करा होती है वो पाई जाती है इसके अंदर फ्रक्टोज। एक तो कौन सी पाई जाती है, ग्लूकोज, और दूसरी पाई जाती है फ्रक्टोज। अब प्रश्न ये आता है, जो हमारा जो शहद होता है, जो शहद को आपने कभी खाया होगा तो एक तो वो कैसा लगता है, हमको मीठा लगता है, ठीक है ना। और दूसरा हम बात करें जो इन दोनों में से सबसे अधिक मात्रा में कौन सा शर्करा शहद के अंदर पाई जाती है, ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था, जो मीठा होने के पीछे का जो कारण होता है वो कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। तो जो हमारा जो शहद जो होता है वो मीठा किसकी वजह से होता है, तो जो हमारा जो मीठा जो होता है शहद वो किसकी वजह से होता है, वो किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से होता है। ये हमें ध्यान रखना। पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। नंबर सेकंड प्रश्न की बात करें तो जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो शुगर होती है शहद के अंदर वो कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज से दो प्रश्न हो जाएगा, एक तो मीठा होने का जो कारण होता है वो कौन होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ये क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, न्यू टाइप के अंदर इससे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला इसका संगठन के बारे में। नंबर सेकंड, यदि हम इसका संगठन की बात करें तो दूसरा आता है, वो आता है जल आता है। कौन आता है, जल आता है, ठीक है ना। यदि हम जल की बात करें तो जल जो होता है वो कितना परसेंट पाया जाता है, 70% के आसपास जो होता है वो हमारे शहद के अंदर जल पाया जाता है, ठीक है। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर, नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर, एक तो आता है खनिज लवण। कौन आता है, खनिज लवण, ठीक है। एक तो आता है इसके अंदर खनिज लवण, और दूसरा आता है इसके अंदर एंजाइम। खनिज लवण व जो एंजाइम जो होते हैं वो शहद के अंदर दोनों कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 6% के आसपास पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना। तो तीनों के तीनों जो संगठन मैंने बताए, शुगर हो गया, जल हो गया, और खनिज लवण और एंजाइम, ये तीनों हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो होता है हमारे ओवरऑल जो शहद जो होता है वो उसका संगठन क्या होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं जो ये हमारा जो शहद जो होता है इसको जो श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वो किस प्रकार से प्राप्त करती है, ये किस प्रकार से बनाती है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि जो श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वो इसको किस प्रकार से बनाती है। अब हम देखते हैं श्रमिक मधुमक्खी इसको किस प्रकार से शहद को बनाती हैं, तो वो हम देखते हैं। तो जो ये वर्कर जो बी होती हैं, ये जो हमारी वर्कर बी होती है ये क्या करती हैं, तो इसके हमें पता है ऑलरेडी इसके मुखांग कैसे होते हैं। वर्कर बी के जो मुखांग होते हैं वो कैसे होते हैं, च्यूइंग एंड लैंपिंग टाइप के इनके मुखांग होते हैं। इन मुखांगों की सहायता से ये क्या करते हैं, ये जो मुखांग होते हैं, इन मुखांगों के अंदर दो संरचना पाई जाती है। नंबर फर्स्ट पर आता है इसके अंदर प्रोबोसिस, एक संरचना आती है प्रोबोसिस, और दूसरी संरचना आती है इसके अंदर ग्लोसा। क्या आती है, ग्लोसा, जिसको हम हिंदी में इसको हम जीवा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीवा के नाम से जानते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में जीभ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्कर बी के जो मुखांग होते हैं च्यूइंग एंड लैंपिंग टाइप के, इन मुखांगों के अंदर दो प्रकार की संरचना पाई जाती है, प्रोबोसिस और ग्लोसा। इन दोनों की सहायता से ये क्या करते हैं, इन दोनों संरचना की सहायता से ये जो वर्कर बी होते हैं ये क्या करते हैं, जो पौधे के जो फूल होते हैं, जो जिनको हम फ्लावर के नाम से जानते हैं, ये पौधे के जो फूल होते हैं, फूल के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम मकरंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको मकरंद के नाम से जानते हैं। और इसी मकरंद को अंग्रेज लोग नेक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अंग्रेज लोग इसको नेक्टर के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, तो जो वर्कर बीज जो होते हैं इस मकरंद को प्रोबोसिस और ग्लोसा की सहायता से क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। ये जो मकरंद जो होता है इसको क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। सक का अर्थ होता है चूसना, ठीक है ना। सक का अर्थ क्या होता है, ये जो मकरंद होता है, मकरंद को प्रोबोसिस और ग्लोसा की सहायता से वर्कर भी क्या कर लेता है, सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। और इसको सक करने के बाद में ये क्या करते हैं, जो वर्कर भी होता है इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्रोप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रोप के नाम से जानते हैं। इस क्रोप के अंदर क्या करते हैं, इस जो मकरंद जो होता है इसको क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है ना। पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है, तो वर्कर भी क्या करते हैं, इनके मुखांग होते हैं
स्विमिंग एंड लैंपिंग टाइप के, ये दोनों क्या करते हैं, इसके अंदर दो प्रकार की संरचना होती है, प्रोबोसिस और ग्लोसा। इन दोनों की सहायता से जो फूलों के अंदर जो मकरंद पाया जाता है, जिसको हम अंग्रेज लोग नेक्टर कहते हैं, नेक्टर को ये क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, और सक करने के बाद में इस मकरंद को ये किसमें इकट्ठा कर लेते हैं, क्रॉप के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ही इकट्ठा कर लेते हैं तो इकट्ठा कर लेने के बाद में ये जो वर्कर बी होते हैं इस मकरंद को ये शिफ्ट कर देते हैं, ये जो मकरंद होता है इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये किस में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कर देते हैं शिफ्ट हनी सेल में। हनी सेल के अंदर ये क्या कर देते हैं, इनको शिफ्ट कर देते हैं। मकरंद को क्या करते हैं, ये हनी सेल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ये अब हनी सेल क्या होता है, तब जब मैंने आपको छत्ते के बारे में पढ़ाया था, छत्ते के अंदर 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। सेल का अर्थ होता है यहाँ पर कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है ब्रॉड सेल होता है, एक होता है हमारा हनी सेल होता है, और एक होता है इसके अंदर पोलन सेल होता है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। तो उसमें से मुख्य रूप से जो हनी सेल होता है, हनी सेल के अंदर क्या किया जाता है, जो हमारा ये जो मकरंद होता है, इस मकरंद को इसके अंदर क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। और इकट्ठा कर लेने के बाद में जो हमारे जो वर्कर भी होते हैं, जिनको हम श्रमिक मधुमक्खी के नाम से जानते हैं, ये श्रमिक मधुमक्खी आकर इनको पूर्ण रूप से इसका ध्यान रखती हैं। अगर इसके अंदर अधिक मात्रा में जल होगा तो उसको अपने पंखों को ये फड़फड़ाते हैं, और पंखों को फड़फड़ाने के बाद में जो अत्यधिक मात्रा में जो जल होता है वो उड़कर बाहर चला जाता है वाष्प की सहायता से। और धीरे धीरे ये जो मकरंद जो होता है वो इसी हनी सेल के अंदर क्या होने लगता है, धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, कठोर होने लगता है। और जैसे ही ये मकरंद जो होता है वो शहद के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही हनी सेल के अंदर जो ये मकरंद जो होता है ये किस में हो जाता है, हनी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, शहद के अंदर जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो हनी सेल जो होता है, हनी सेल का जो मुख्य द्वार जो होता है, हनी सेल का जो मुख्य द्वार जो होता है, हनी सेल का जो मुख्य द्वार जो होता है, इसको ये जो मधुमक्खी जो होती है, श्रमिक मधुमक्खी, इसके द्वारा ये मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता है। और ये जो बंद किया जाता है वो किसकी सहायता से किया जाता है, तो वैक्स की सहायता से, यानी कि जो मोम जो होता है उसकी सहायता से हनी सेल का जो प्रवेश द्वार होता है या जो एंट्री जो गेट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और उसी गेट के अंदर या फिर उसी कोष्ठ के अंदर जिसको हम हनी सेल कह रहे हैं, वहाँ पर हमारे जो शहद होता है वो वहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षित पड़ा रहता है। और जब मधुमक्खियों को इसकी आवश्यकता होती है तो वो वहाँ से इसको शिफ्ट कर देती हैं, अन्यथा लोगों द्वारा इसको निकाल है और मधुमक्खियों को वहां से भगा दिया जाता है। ये पूरा इसका मैकेनिज्म होता है कि मधुमक्खी जो होती है वो किस प्रकार से शहद को इकट्ठा करती है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मधुमक्खी जो होती है वो शहद को किस प्रकार से इकट्ठा करती है। ये तो हमें तथ्यात्मक जानकारी थी, वो हमें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक संस्था आती है, उस संस्था के द्वारा शहद को लेकर एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिया गया है। उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बारे में हम देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है। ये यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसका एक मेजरमेंट देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक संस्था आती है और उस संस्था का नाम है FSSAI, ठीक है ना। हनी को लेकर, शहद को लेकर एक संस्था आती है जिसका नाम है FSAI, ठीक है ना। ये जो संस्था होती है, इस संस्था के द्वारा शहद के लिए एक स्टैंडर्ड मान दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं इसके लिए एक प्रशासनिक मान दिया गया है। उस प्रशासनिक मान को हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इस संस्था के अनुसार शहद की परिभाषा क्या है वो हम देखते हैं, और वही इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ठीक है ना। ये जो संस्था होती है, इस संस्था ने क्या बताया है, जो शहद हम किसे कहेंगे, शहद हम किसे कहेंगे, तो इस संस्था के अनुसार जो शहद होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो इस संस्था ने परिभाषा बताई है कि कोई सा भी शहद अगर हम कृत्रिम रूप से पालन कर रहे हैं तो वो भी शहद हो सकता है, या फिर प्राकृतिक रूप से जो हमें शहद प्राप्त हो रहा है मधुमक्खी पालन से, दोनों प्रकार का जो शहद होता है, अगर उसके अंदर 20% से ज़्यादा शहद में पानी होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो शहद जो होता है उसको अगर हम नेचुरली पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए तो उसके अंदर कितना % जल पाया जाता है, 17% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी कारणवश से जो शहद जो हमें प्राप्त हुआ है उसके अंदर क्या है, 20% से अधिक मात्रा में शहद, 20% से ज़्यादा शहद में अगर क्या होगा, पानी होगा, तो वो जो शहद जो होगा वो कैसा होगा, अशुद्ध शहद होगा। कैसा होगा, अशुद्ध
शहद होगा, ये हमें ध्यान रखना। और ये जो मान बताए हैं ये किसने बताए हैं, ये इस संस्था के द्वारा बताया गया है। और उस संस्था का नाम क्या है, तो FSSAI संस्था का नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि FSSAI के द्वारा प्योर शहद किसे कहा जाता है और इम्प्योर शहद किसे कहा जाता है। तो अगर प्योर शहद किसे कहेंगे, तो ऐसा शहद जिसके अंदर 20% से कम जल की मात्रा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर हनी कहेंगे। और इम्प्योर हनी किसे कहेंगे, जिसके अंदर 20% से अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, तो उसे हम इम्प्योर हनी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हनी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। 3 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला तो बनता है ये कैसे प्राप्त किया जाता है, दूसरा इसके संगठन से बनता है, और तीसरा इस संस्था के द्वारा जो स्टैंडर्ड मान बताया गया है उस संस्था के द्वारा बनता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न ये आता है कि जो मधुमक्खी जो पालन जो किया जाता है वो मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर अत्यधिक जो वनस्पति होगी वहाँ पर मधुमक्खी का पालन किया जाता है। यहाँ पर नेचुरली यदि हम बात करें तो मधुमक्खी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हमारे मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में हमको देखने को मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा वनस्पति होगी तो ऑब्वियसली वहाँ का जो वातावरण होगा वो भी कैसा होगा, नम होगा, यानी कि उसके अंदर आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होगी। तो वहाँ का जो शहद होगा उस शहद के अंदर भी जो पानी की जो मात्रा होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर। तो ये एक हम कह सकते हैं जो इस संस्था के द्वारा ये जो मान बताया गया है ये कई जगह लागू नहीं होता और कई जगह लागू भी होता है। तो ये जो लागू होना और नहीं होना है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ की जो जहाँ पर हम शहद का उत्पादन कर रहे हैं या फिर मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। अगर एरिड जोन होगा तो वहाँ पर शहद के अंदर पानी की मात्रा कम होगी। अगर ह्यूमिड जोन होगा या फिर ह्यूमिड एरिया होगा तो वहाँ पर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होगी, तो शहद के अंदर भी पानी की मात्रा ऑब्वियसली हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो शहद है उसके अंदर पानी कितना मात्रा में पाया जाता है। जो इस संस्था के द्वारा जो ये मान बताया गया था वो मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका फटाफट से छोड़ लीजिए। हम नेक्स्ट जो हम जो होता है उस में ध्यान रखें ना। नंबर से होता है आ जाएगा हमारा बी वैक्स यदि हम करते हैं तो ये बी जो होते हैं ये द्वारा तो के द्वारा बनाया जाता है। जो बी वैक्स जो होता है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है, वर्कर बी के द्वारा यह बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, वर्कर बी या फिर जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उसके द्वारा यह बनाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये जो वर्कर बी होता है इसका उपयोग की यदि हम बात करते हैं, इसके यदि हम उपयोग की बात करते हैं यानी कि जो वैक्स जो होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो यदि इसका उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो कई सारे मॉडल बनाने में, कई सारे मॉडल बनाने में, यानी कि कई सारे ऐसे प्रशासनिक कार्यों के दौरान कई सारे हमें मॉडल बनाने की आवश्यकता होती है जिसका हम प्रदर्शन के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो वो जो मॉडल बनाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, बी वैक्स यानी कि मोम के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसका उपयोग कार्बन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मॉडल बनाने में कार्बन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और कई सारी जो हमारे जरूरी कीमती घरेलू जो चीज़ें होती हैं, जरूरी कीमती जो घरेलू जो चीज़ें होती हैं उनको बनाने में भी, या फिर हम कह सकते हैं घरेलू वस्तुएं बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एक तो हो जाएगा मॉडल और एक हो जाएगा हमारे कार्बन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बी वैक्स होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो वर्कर बी के द्वारा बनाया जाता है। ये इतना सा हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो हमारा अगला जो इंपॉर्टेंस आता है वो आता है हमारे कौन सा, नंबर 3 पर आ जाएगा पॉलिनेशन। कौन सा पॉइंट आता है, पॉलिनेशन, जिसको हम परागण के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, परागण के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। अब ये परागण में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये मैंने जब से मधुमक्खी पालन चैप्टर स्टार्ट किया था तब से मैं बताता आ रहा हूँ कि
पूरी पृथ्वी पर लगभग 80 से 90% जो फसलों में या फिर जितनी भी वनस्पति होती है उनमें जो परागण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो मधुमक्खी के द्वारा ही होती है। तो ये मैंने कई बार बताया हुआ, तो वो कि वो चीज़ यहाँ पर बार बार ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है इसके अंदर 5 स्टार लगाना। पूरा जो महत्वपूर्ण जो इसका महत्व आता है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो कौन आता है, पोलिनेशन आता है। कौन आता है, पोलिनेशन। तो यदि हम बात करें 80 से 90% परागण, ठीक है, सारी वनस्पति में, सारी वनस्पति में 80 से 90% जो परागण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है। अब ये जो परागण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो श्रमिक, किसके द्वारा किया जाता है, श्रमिक मधुमक्खी के द्वारा। श्रमिक मधुमक्खी में भी पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, अगर प्रजाति का नाम पूछा जाए तो एपिस डोरसाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिस डोरसाटा हो जाएगा। और ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। अब जब परागण की जब क्रिया होती है तब वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि जब पोलिनेशन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के दौरान हम एक बीज का भी प्रोडक्ट, एक जो सीड होता है उसका भी निर्माण कर सकते हैं। और उस सीड को हम एक सीड का निर्माण कर सकते हैं मधुमक्खियों की सहायता से। या फिर जो नया सीड बनेगा उस सीड को बोला जाता है हाइब्रिड सीड। किस नाम से जाना जाता है, तो हाइब्रिड सीड, या फिर जिसको हम संकर बीज के नाम से जानते हैं, संकर बीज के नाम से भी जाना जाता है। तो मधुमक्खियों की सहायता से हम हाइब्रिड सीड का भी प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी इसका पोलिनेशन के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंस आ जाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, तो ऐसे बीज जिनकी यदि हम तुलना करें, जिनका जो मदर सीड होता है उनसे इनकी तुलना करें तो मदर सीड से इनकी जो हर एक, हम बात करें इनका जो हर एक क्वांटिटी जो भी होती है, इनकी जो गुणवत्ता होती है वो मदर सीड से क्या होती है, अत्यधिक होती है। तो ऐसे बीज को हम किस नाम से जानते हैं, हाइब्रिड सीड या फिर संकर बीज के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। बी वैक्स सबसे पहला किससे कौन बनाता है, तो वर्कर भी बनाता है। पोलिनेशन के अंदर आता है कि एक तो ये परागण वाला मैंने पहले बता दिया था, एक नया इसके अंदर इंपॉर्टेंस आता है और पोलिनेशन के अंदर ही मधुमक्खी के द्वारा किस प्रकार के बीज का निर्माण होता है। तो वो ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिड सीड या फिर हो जाएगा संकर बीज का इनके द्वारा निर्माण होता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रॉयल जेली वाला। मैंने आपको पहले बता दिया था तो उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी। रॉयल जेली के आप इतना याद रख लीजिएगा, रॉयल जेली जो होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो श्रमिकों के द्वारा बनाई जाती है। श्रमिकों के द्वारा किस ग्रंथि से बनाई जाती है, तो वो ध्यान रखिएगा, हाइपोफेंशियल ग्रंथि के द्वारा बनाई जाती है। और ये जो रॉयल जेली जो होती है वो कितने दिन में बनकर तैयार हो जाती है, तो लगभग 2 सप्ताह या फिर 15 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। रॉयल जेली किनको खिलाई जाती है, तो रॉयल जेली जो होती है वो निषेचित अंडों को खिलाई जाती है। लार्वा अवस्था के समय अगर जिनको अधिक खाने में मिलती है तो उससे नर मादा का निर्माण होता है, फीमेल मादा का निर्माण होता है। और अगर रॉयल जेली जिनको खाने को कम मिलती है तो उसके द्वारा हम कह सकते हैं श्रमिक का निर्माण होता है। जो श्रमिक जो होती है वो कैसा होता है, तो वो बांझ मादा होती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैंने पहले बता दिया था तो बार बार इनको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं अगला जो हमारा इंपॉर्टेंस मैंने बताया था आपको, बी वेनम और बी पोलन के बारे में बताया था। बी वेनम और जो बी पोलन होता है उनमें केवल ये याद रखना है कि आपको जो बी पोलन होता है ये क्या होता है, तो इसको हम जो बी पोलन होता है इनको हम मधुमक्खियों के भोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने इसके लिए आपको एक टर्म बताया था, जब मैंने मधुमक्खी एपीकल्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको एक टर्म बताया था, उस टर्म का नाम क्या था, उस टर्म का क्या नाम था, तो वो हो जाएगा हनी फ्लो पीरियड। एक टर्म मैंने बताया था हनी फ्लो पीरियड। हनी फ्लो पीरियड किसे कहते हैं, तो ऐसी अवस्था या ऐसी मौसमी दशाएं जिनमें मधुमक्खियों को भोजन अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहता है, तो उसे हमने नाम दिया था हनी फ्लो पीरियड के नाम से नाम दिया था। तो वो जो हनी फ्लो पीरियड होता है उसके अंदर मुख्य रूप से कौन आता है, तो वो आ जाएगा हमारे हनी फ्लो पीरियड में क्या होता है, मधुमक्खियों को अच्छी मात्रा में क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। और मधुमक्खियों का जो भोजन होता है वो कौन होता है,
पोलन होता है यानी कि परागकण होते हैं। तो जो हनी फ्लो पीरियड के अंदर जो भोजन होता है वो कौन होता है, पोलन होता है। तो इसी कारण से जो हमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में जो अच्छी मात्रा में जो पोलन प्राप्त होते हैं वो कौन होते हैं, बी पोलन होते हैं। कौन होते हैं, बी पोलन को हम आसानी से मधुमक्खियों से प्राप्त कर सकते हैं। और इन पोलन यानी कि जो परागकण होते हैं ये एक उत्कृष्ट कैटेगरी के पोलन होते हैं और इनको हम इच्छित जो भी हमारा पुष्प होता है उस पर आसानी से हैंड पोलिनेशन की सहायता से परागण करवाकर हम संकर बीज का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये एक हमें बेनिफिट के रूप में ये चीज़ प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा एक आता है बी वेनम आता है। क्या आता है, बी वेनम। बी वेनम के अंदर केवल इतना सा याद रखना है कि बी वेनम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इसी के साथ में हमारे जो मधुमक्खी का जो महत्व होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मधुमक्खी का जो महत्व होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं जो आज वर्तमान समय में करंट का विषय बना हुआ है। वो जो करंट का विषय वो मधुमक्खी से संबंधित है, उसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। आज की जो डेट है वो आज जो हमारे डेट है वो डेट है कौन सा, 20 मई है। क्या है, 20 मई है। और प्रत्येक वर्ष 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस मनाया जाता है। ये मैंने तथ्यात्मक जानकारी के रूप में भी आपको लिखाया था। तो वर्तमान समय में जो आज का जो डेट है वो क्या है, 20 तारीख है। और 20 मई से संबंधित यूनाइटेड नेशन के द्वारा कुछ तथ्यात्मक जानकारी मधुमक्खी के ऊपर बताई गई हैं, तो वो हम देख लेते हैं, जिनसे हो सकता है भविष्य के अंदर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर हो सकता है इससे प्रश्न पूछ ले जाए। तो 5-6 बिंदु है वो हम देख लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की जो 20 मई जो होता है उसको क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम 20 मई की बात कर लेते हैं कि 20 मई को सबसे पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस कब मनाया गया था। तो पहली बार ये मनाया गया था 20 मई, कब मनाया गया था, तो 20 मई 2018 को पहली बार हमारा अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस मनाया गया था। ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस जो 20 मई को ये जो घोषित किया गया था, ये किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो ये जो घोषित किया गया था ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में जो 20 मई को जो हम अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस मना रहे हैं, तो 2023 में इस दिवस की थीम क्या रखी गई है वो हमें पता होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा 2023 की थीम क्या होगी। मधुमक्खी पालन जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस जो मनाया जा रहा है उसकी 2023 की जो थीम है वो थीम क्या है, तो थीम इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है। और थीम क्या हो जाएगा, तो वो थीम हो जाएगा बी। इसकी जो थीम हो जाएगी वो थीम क्या हो जाएगी, तो वो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा के अंदर कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है थीम से संबंधित। तो थीम हमें ध्यान रखने हैं। इसकी थीम क्या हो जाएगा, बी इंगेज्ड। इसकी थीम क्या हो जाएगी, तो ध्यान से सुना, बी इंगेज्ड इन पोलिनेटर, बी इंगेज्ड इन पोलिनेटर। इसकी थीम हो जाएगी बी इंगेज्ड इन पोलिनेटर फ्रेंडली, बी इंगेज्ड इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर, बी इंगेज्ड इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है ना। ये इसकी थीम रखी गई है, ठीक है ना। तो इसकी थीम क्या रखी गई है, तो बी इंगेज्ड इन पोलिनेटर, ठीक है ना। और फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि कृषि के अंदर
पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करना, ये इसकी थीम रखी गई है। किसकी थीम रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस की थीम रखी गई है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये तो होता है अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम कुछ और अन्य जानकारी देखते हैं जो मधुमक्खी से संबंधित है, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अब वो जानकारी बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये थीम इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 5 स्टार लगा लेना। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 5 स्टार लगा लेना। हो सकता है आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके अंदर सीधा सीधा प्रश्न में आ जाए कि वर्ष 2023 की अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस की थीम क्या रखी गई, तो वो थीम हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं जो मधुमक्खी पालन से संबंधित 2-3 बातें और हमें ध्यान रखनी है, वो हम देख लेते हैं। अब हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करें। अन्य तथ्यों की यदि हम बात करें तो सबसे पहला हमारे इसके अंदर तथ्य आता है, मधुमक्खी जो होता है, ये जो मधुमक्खी जो है, ये मधुमक्खी जो है पूरे विश्व में जितने भी कीट पाए जाते हैं, पूरे विश्व में जितने भी कीट पाए जाते हैं, चाहे वो हमारा हानिकारक कीट हो, चाहे लाभदायक कीट हो, या फिर चाहे दोनों कैटेगरी के अंदर आने वाले कीट हो, ठीक है ना। जैसे हम बेनिफिशियल इंसेक्ट की बात करें तो मधुमक्खी हो गया, रेशम कीट हो गया, हमारे लाख कीट हो गए, ये कई सारे हमारे लाभदायक कीट होते हैं, और कई सारे हानिकारक कीट होते हैं, और कई सारे ऐसे कीट होते हैं जो दोनों कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन तीनों प्रकार के कीटों में कौन कौन से नाम बता रहा हूँ, फिर से सुन लेना। लाभदायक कीट, हानिकारक कीट, और इन दोनों कैटेगरी के अंदर आने वाले जो नई कैटेगरी बनती है, जिनको हम संयुक्त रूप से लाभदायक व हानिकारक कैटेगरी के अंदर आने वाले जितने भी कीट होते हैं, उन तीनों प्रकार की कीटों की जो श्रेणियां होती हैं, उन तीनों कीटों की श्रेणियों में मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीट है जिसके द्वारा उत्पादित उत्पाद का उपयोग मानव अपने भोजन के रूप में करता है, ये ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी जो होती है वो क्या होता है, एकमात्र कीट जिसके उत्पाद का प्रयोग मानव भोजन के रूप में करता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीट है जिसका उत्पाद जो होता है उसका प्रयोग मानव अपने भोजन के रूप में करता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं शहद जो होता है ये मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है, और जो मनुष्य जो होता है वो क्या करता है, इसका उपयोग भोजन के रूप में करता है, ठीक है ना। ये हम कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, और वर्तमान समय में भी इसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना। पहली हमारी तथ्यात्मक जानकारी क्या हो जाएगी, भोजन के लिए, ठीक है ना। दूसरी यदि हम बात करें मधुमक्खी से संबंधित जो दूसरी जो तथ्यात्मक जानकारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो एक रानी मधुमक्खी जो होती है, या फिर हम बात करें एक रानी मधुमक्खी नहीं, केवल मधुमक्खी, ठीक है ना। अगर इसमें भी अगर मधुमक्खी में भी पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है ना। जो एक मधुमक्खी जो होती हैं वो अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने ग्राम शहद का उत्पादन करती है। तो जो एक मधुमक्खी जो होती हैं वो अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने 5 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं इसको 1 चम्मच, एक जो छोटा जो चम्मच होता है उसके बराबर ये क्या करता है, शहद का उत्पादन करता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ये जो चम्मच दिखाई दे रही है ना आपको, ये जो छोटी वाली चम्मच, इस छोटी वाली चम्मच के बराबर पूरे संपूर्ण जीवन काल में जो मधुमक्खी जो होती है वो शहद का उत्पादन करती हैं। ये इसका दूसरा तथ्यात्मक जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। नंबर 3 की यदि हम बात करें, जो पूरी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पूरी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है जिनको हम 7 कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हो जाएगा, उनके नाम यदि हम देखें, पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, महाद्वीपों के अनुसार 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। कौन कौन से, एशिया महाद्वीप, पहला कौन सा हो जाएगा हमारा अपना एशिया महाद्वीप, दूसरा हो जाएगा हमारे यूरोप, ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारे अफ्रीकी महाद्वीप
जिसको हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं। तीसरा हो जाएगा चौथा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। पांचवा हो जाएगा हमारे दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और नंबर 6 पर आ जाएगा हमारे ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 7वां जो कॉन्टिनेंट हो जाएगा उसका नाम क्या है हमारे? अंटार्कटिका। ये मैंने सातों के सातों जो नाम लिखे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है ना। जो मधुमक्खी जो होती है पूरी पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप है उनमें से 6 ऐसे महाद्वीप है जहाँ पर मधुमक्खी पूर्णतया उपलब्ध होती है, यानी कि पाई जाती है। लेकिन इनमें से एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसके अंदर हमारे जो मधुमक्खी जो होती है वो अनुपस्थित होती है, और उस कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंटार्कटिका के बारे में हमें ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है? मधुमक्खी अनुपस्थित होती है, मधुमक्खी अनुपस्थित होती है। तो हो सकता है यह प्रश्न भी आ जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर मधुमक्खी अनुपस्थित होती है, तो कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। बाकी जो 6 हैं जो होते हैं हमारे, उन 6 के अंदर मधुमक्खी जो होती है वो पूर्णतया पाई जाती है, और जो मनुष्य जो पाया जाता है वो 6, ये जो 7 महाद्वीप है उनमें से केवल और केवल 6 महाद्वीप के अंदर ही मनुष्य पाया जाता है। और ये जो अंटार्कटिका होता है यहाँ पर बर्फ जमी होती है, और जो ओजोन लेयर जो पतली होती जा रही है जिसको हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर हो रहा है? तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे मधुमक्खी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। इसी के साथ में हमारा जो पूरा का पूरा जो एपीकल्चर जो टॉपिक था वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।